सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मैं आर गोपाल सिंह सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी मित्र, मेरे सभी भाई बहन सकुशल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कविता लेखन, कहानी लेखन, डायरी लेखन, वार्ता और रिपोर्टाज लेखन से संबंधित एक बिंदु दिया हुआ है और उस बिंदु को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी के लिए मैंने कुछ प्रश्नों को तैयार किया है। और ये प्रश्न केवल आपके लिए ही तैयार किए गए हैं, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में या असिस्टेंट प्रोफेसर में या फिर एसआई, पटवार या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में ये टॉपिक संलग्न नहीं है। स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो आपके अभ्यास के लिए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 मिनट का समय दे करके अवश्य इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे और ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए मित्रों, अधिक समय व्यतीत ना करते हुए अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी विकल्प बनाए गए हैं और जो भी उत्तर आपको बताया जाएगा वो मेरी ओर से नहीं होगा, आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे ही ये प्रश्न बनाए गए हैं और उसमें जो भी उत्तर दिया गया है वो उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के विषय में संगत कथन है। कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ है। कविता के मूल में संवेदना है। कविता रचने की कोई प्रणाली नहीं सिखाई जा सकती। उक्त सभी। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? आपको संगत कथन बताना है। तो हमने पढ़ा है कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ है। कविता वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी है। कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। कविता रचने की कोई प्रणाली नहीं सिखाई जा सकती। कविता रचने की कोई प्रणाली नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं। इसका मतलब चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये सभी कथन कविता के संबंध में संगत हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता लेखन के संबंध में असंगत कथन बताइए। अब बताना है आपको असंगत कथन। पहला विकल्प है, कविता ऐसी कला है जिसमें बाह्य उपकरण की मदद ली जा सकती है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। रचनात्मकता सबके अंदर नहीं होती है। तो ये 4 विकल्प हैं। ये शब्द रचनात्मकता है और यहाँ सबसे पहला शब्द है ये। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं दोबारा से। असंगत कथन, कविता ऐसी कला है जिसमें बाह्य उपकरण की मदद ली जा सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। ये भी बिल्कुल सही है। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। ये भी बिल्कुल सही है। और रचनात्मकता सबके अंदर नहीं होती, ये गलत है। रचनात्मकता सबके अंदर होती है। इसका मतलब असंगत कथन हो गया चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं अलंकार, बिंब और छंद, परिवेश और संदर्भ, कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या होगा? ये हमने पढ़ा है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। तो मित्रों सही आंसर हो जाएगा बिंब और छंद। बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न, कविता लेखन के संबंध में असंगत है।
छंद यानी कि आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता के समस्त घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है। और अगला जो विकल्प है वो दूसरे पेज पर है, कविता समय विशेष की उपज नहीं होती है। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? असंगत कथन आपको बताना है। तो छंद, जिसको आंतरिक लय भी कहते हैं, ये कविता का अनिवार्य तत्व है। सही है ये तो। कविता के समस्त घटक परिवेश और संदर्भ से परिचालित होते हैं, ये भी सही है। कविता छंद और मुक्त छंद दोनों में होती है, ये भी सही है। कविता समय विशेष की उपज नहीं होती, इसका मतलब ये असंगत है, क्योंकि कविता समय विशेष की उपज होती है। नहीं का प्रयोग करने से ये चौथा विकल्प असंगत हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता रचना के संबंध में गलत कथन बताना है आपको। कविता रचना हेतु नवीन दृष्टि आवश्यक है। कविता रचने का प्रमुख हेतु प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है। निरंतर अभ्यास और परिश्रम से कविता विकसित की जा सकती है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी नहीं है। अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी नहीं है। तो बताइए गलत कथन कौन सा होगा मित्रों? कविता रचना हेतु नवीन दृष्टि आवश्यक है, बिल्कुल सही है। कविता रचने का प्रमुख हेतु प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त होती है, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास और परिश्रम से कविता विकसित की जा सकती है, ये भी सही है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी होता है। यहाँ नहीं शब्द का प्रयोग कर देने से ये कथन गलत हो गया। अगले प्रश्न को देखिए। कहानी लेखन में घटना, पात्र या समस्या के क्रमबद्ध ब्यौरे के साथ साथ कौन कौन सी बातें आवश्यक होती हैं? यानी घटना, पात्र या समस्या के क्रमबद्ध ब्यौरे के साथ साथ कौन सी बातें कहानी लेखन के लिए आवश्यक होती हैं? तो पहला विकल्प है परिवेश, दूसरा है द्वंद्वात्मकता, तीसरा है कथा का क्रमिक विकास और चौथा है उक्त सभी। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है उक्त सभी। परिवेश, द्वंद्वात्मकता, कथा का क्रमिक विकास, ये भी कहानी लेखन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, कहानी लेखन के विषय में असंगत है। असंगत बताना है आपको। प्रत्येक व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। कहानी का केंद्रीय बिंदु पात्र या चरित्र चित्रण है। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। तो बताइए आप, कहानी के विषय में असंगत कथन कौन सा होगा? तो देखो मित्रों, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति में कहानी लिखने का मूल भाव निहित होता है। कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। कहानी का केंद्रीय बिंदु पात्र या चरित्र चित्रण है। ये विकल्प असंगत हो गया। कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, ये भी सही है। देखिए मित्रों, कहानी का जो केंद्रीय बिंदु होता है वो पात्र या चरित्र चित्रण नहीं होता। कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वो कथानक होता है, जिसे कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कहा जाता है। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? अब वही आ गया। कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक, कथावस्तु, विषय वस्तु, उक्त सभी
तो बताइए मित्रों इसमें क्या होगा। तो अभी हमने चर्चा की है, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक को कथा वस्तु भी कहते हैं, विषय वस्तु भी कहते हैं। इसका मतलब चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है, उक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहलाता है। अभी आया है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा किसे कहते हैं? तो सीधे ही चर्चा कर लेते हैं। कहानी का प्रारंभिक नक्शा है कथानक। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी लेखन के संबंध में आपको असंगत कथन बताना है। कथानक को विस्तार देने का कार्य कल्पना के आधार पर किया जाता है। कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना होती है। कथानक के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। कथानक में मौजूद द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाते हैं। तो बताइए मित्रों असंगत क्या होगा इसमें। पुनः देखिए, कथानक को विस्तार देने का कार्य कल्पना के आधार पर किया जाता है, ये कथन सही है। कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना होती है, ये कथन हो गया असंगत, क्योंकि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती है। कथानक के 3 भाग होते ही हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत, ये भी सही है। कथानक में मौजूद द्वंद्व के तत्व कहानी को रोचक बनाते हैं, ये भी सही है। द्वंद्व कहानी को रोचक बनाते हैं। और दूसरा विकल्प जो है इसमें असंगत है, कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना होती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी में अंत तक रोचकता बनी रहने का कारण क्या है? पात्र, कल्पना, द्वंद्व और वातावरण। तो बताइए मित्रों सही उत्तर क्या होगा। इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व। कहानी में अंत तक रोचकता बनी रहने का कारण द्वंद्व है। अगला प्रश्न देखिए, कहानी की अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त क्या है? कहानी की अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त किसे माना गया है? पहला विकल्प है पात्रों का अध्ययन, दूसरा कल्पनाशीलता, तीसरा कहानीकार, चौथा कलात्मकता। तो मित्रों इसमें सही आंसर है, कहानी की अत्यंत महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त माना गया है पात्रों के अध्ययन को। तो पहले वाला विकल्प बिल्कुल सही है, कहानी की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बुनियादी शर्त है पात्रों का अध्ययन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहानी के संबंध में असंगत कथन बताना है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद कहानी को गति देते हैं। संवाद पात्र को स्थापित करते हैं। द्वंद्व कथानक को गतिहीन बनाते हैं। तो बताइए मित्रों असंगत कथन क्या होगा। तो कहानी के संबंध में असंगत कथन है, संवाद बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल है, बिल्कुल सही बात है। बिना संवादों के पात्रों की कल्पना नहीं की जा सकती। संवाद कहानी को गति देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। संवाद पात्र को स्थापित करते हैं, ये भी सही है। संवादों के माध्यम से पात्र जो है, पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, पात्रों के चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। द्वंद्व कथानक को गतिहीन बनाते हैं, ये कथन असंगत है, क्योंकि द्वंद्व कथानक को गतिहीन नहीं बनाते बल्कि कथानक को गति प्रदान करते हैं। तो चौथा जो विकल्प है ये इसमें असंगत हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी में संवादों के विषय में असंगत है। तो देखिए, संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार जटिलताएं पैदा कर देता है। संवाद उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित नहीं होने चाहिए।
संवाद छोटे एवं स्वाभाविक होने चाहिए। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? संवाद पात्रों के स्वभाव और पूरी पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। बिल्कुल सही है। संवादों का अनावश्यक विस्तार भी जटिलताएं पैदा कर देता है, ये भी सही है। संवाद उद्देश्य के प्रति सीधे लक्षित होने चाहिए। नहीं का प्रयोग कर देने से तीसरा विकल्प असंगत हो गया। संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए, तो चौथा भी सही है। तीसरा विकल्प असंगत है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता क्या बताया गया है? तो बताइए, व्याकरण सीखी जाए, अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए, छंद शास्त्र का अध्ययन किया जाए, वृद्धों से कहानी सुनी जाए। तो बताइए, सही आंसर क्या होगा? कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता क्या है मित्रों? तो इसका सही उत्तर है, अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए। अब अगला प्रश्न देखिए। डायरी के विषय में असंगत है। यह मोटे गत्ते की जिल्द वाली नोटबुक होती है। इसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रम से सजी होती हैं। इसके पृष्ठों पर दिन भर की घटित घटनाओं को शब्दबद्ध किया जाता है। और अगला विकल्प अगले पेज पर है। डायरी लेखन दूसरों के उपयोग के लिए होता है। तो यहाँ तो सीधी सी बात है मित्रों, ये चौथा विकल्प यह संगत हो गया कि डायरी लेखन दूसरों के उपयोग और उपभोग के लिए नहीं होता। डायरी नितांत निजी वस्तु है। यह व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। यह दूसरों के उपयोग और उपभोग के लिए नहीं होता है। तो चौथा विकल्प इसमें असंगत हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा क्या कहलाता है? नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा कहलाता है। 4 विकल्प हैं: कहानी लेखन, कविता लेखन, डायरी लेखन, रिपोर्ट लेखन। तो डायरी लेखन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के विषय में असंगत है। डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए लिखी जाती है। डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। डायरी अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है। डायरी एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें हम सब तरह की वर्जनाओं से मुक्त रहते हैं। तो बताइए मित्रों, असंगत क्या होगा? तो देखिए, डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए लिखी जाती है। पहला विकल्प ही असंगत हो गया। डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए नहीं लिखी जाती। डायरी अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है, तो ये सही है। डायरी अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है, ये भी सही है। डायरी एक ऐसा साक्षात्कार है जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त रहते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक लेखन करते हैं। इसका मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प संगत हैं और पहला जो विकल्प है ये असंगत है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है क्योंकि इसमें जीवन के खास क्षणों को दर्ज किया जाता है, यादगार मुलाकातों को दर्ज किया जाता है, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंधे जाने वाले विचारों को दर्ज कर लेते हैं, उक्त सभी। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा उक्त सभी, क्योंकि डायरी एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है। इसमें हम जीवन के खास क्षणों को दर्ज कर लेते हैं, यादगार मुलाकातों को दर्ज कर लेते हैं और किसी समय विशेष में हमारे मन के अंदर कौंधे जाने वाले विचारों को भी इसमें दर्ज कर लेते हैं। इसका मतलब चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं
और हमारा अगला प्रश्न है, डायरी के विषय में असंगत कथन बताना है। डायरी परिष्कृत एवं मानक भाषा शैली में लिखी जाए। डायरी पुराने साल की नोटबुक में लिखी जानी चाहिए। अगले विकल्प, डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है। डायरी लेखन दूसरों के लिए नहीं होता। तो मित्रों, तीसरा और चौथा विकल्प तो सही है, क्योंकि डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है। जब निजी वस्तु है तो दूसरों के लिए इसका लेखन भी नहीं होता। तो तीसरा और चौथा विकल्प तो बिल्कुल सही है। अब पहले और दूसरे विकल्प पर हम चलते हैं पुनः। पहला विकल्प है, डायरी परिष्कृत एवं मानक भाषा शैली में लिखी जाए। परिष्कृत एवं मानक भाषा शैली में लिखी जाए। और डायरी पुराने साल की नोटबुक में लिखी जानी चाहिए। तो दूसरा विकल्प भी संगत है, डायरी पुराने साल की नोटबुक में लिखी जानी चाहिए। उसमें जो पुरानी तिथियां और वार अंकित होते हैं उन्हें काटकर नई तिथियां और वार अंकित करें। जिस दिन जो घटना घटित हो रही है, जिस दिन घटित घटना को लिखा जा रहा है, उसी दिन की तिथि या वार उसमें अंकित करके स्वतंत्रतापूर्वक लेखन किया जाना चाहिए। इसके लिए पुराने साल की नोटबुक उपयुक्त रहती है। डायरी परिष्कृत एवं मानक भाषा शैली में लिखी जाए, ये कथन असंगत है, क्योंकि डायरी के लिए परिष्कृत और मानक भाषा शैली की कोई आवश्यकता नहीं होती कि ये मानक और परिष्कृत भाषा शैली में ही लिखी जाए। ये इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। इसका मतलब असंगत कथन हो गया पहला। तो इस तरह से मित्रों हमने 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आगे भी अगली प्रश्नोत्तरी में मैं आपके लिए शासकीय अर्धशासकीय पत्रों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञापन है, निविदा है, अधिसूचना है, परिपत्र है, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में लेखन के रूप जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से अभ्यास कर सकें। क्योंकि साथियों, इस तरह के इन बिंदुओं के लिए अभ्यास करने से संबंधित प्रश्न हमें प्राय कम मिलते हैं, और हमें जो भी गाइड वगैरह पढ़ने के लिए मिलती हैं उन गाइडों में इस तरह के प्रश्न मिलते ज़रूर हैं, लेकिन उन प्रश्नों की प्रामाणिकता और सही उत्तर बताया गया है या नहीं बताया गया है, उसको लेकर के मन में संदेह की स्थिति बनी रहती है। कई बार क्या है, गाइडों को जल्दबाजी में निकाला जाता है और उनकी प्रूफ रीडिंग भी करने में प्राय उदासीनता बरती जाती है। उसमें पीछे जो उत्तरमाला दी हुई होती है तो उसको भी ढंग से नहीं देखा जाता, उसकी प्रूफ रीडिंग ढंग से नहीं की जाती है। तो हो सकता है वहाँ पर उत्तरों को लेकर के हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाए। लेकिन यहाँ जो उत्तर आपको बताए जा रहे हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक के अनुसार बताए जा रहे हैं। तो आप लोग भी इंतज़ार करें। मैं पत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके एक बार पुनः आपके समक्ष प्रश्नोत्तरी डालूंगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें, अपना अध्ययन जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।